अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड खासी मालूमात हासिल की और अपनी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी सेम अपैरेटस के साथ की गई, जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब, पर कुछ वेरिएशंस के साथ। और जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, उनका नाम है मिस्टर गोल्डस्टीन। 1886 में इन्होंने प्रोटॉन से रिलेटेड ये डिस्कवरी पेश की और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रोटॉन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को सबसे पहले जिन्होंने कंक्लूड किया, उनका नाम जे थॉमसन है, जिन्होंने 1897 में ये प्रपोजल दिया। तो आइए देखते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी टेक्निकली की कैसे गई। तो आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल was discovered by Goldstein in 1886. J.J. Thomson investigate properties of proton in 1897. सेम अपैरेटस आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक वेरिएशन किया गया, और वो वेरिएशन क्या था कि जो कैथोड था उसमें परफोरेशन कर दी गई। आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा परफोरेटेड कैथोड। मैं यहां भी वाजे करके लिख देता हूं, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेशन से मुराद है कि हमने इसमें होल्स कर दिए, जो कि मिस्टर गोल्डस्टीन ने किए होंगे डेफिनेटली किसी ड्रिल मशीन की मदद से। तो आपको ये होल्स नजर आ रहे होंगे। तो ये होल करने के बाद जो रेड ग्लो हमें कैथोड के पीछे दिख रहा था, या तो ये खुद इलेक्ट्रॉन्स ही थे, इसका मतलब पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड गलत था कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, या फिर ये कोई और पार्टिकल था। लेकिन ये अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये खुद नेगेटिव टर्मिनल के पीछे कैसे जाते, क्योंकि उस तरफ तो कोई पॉजिटिव टर्मिनल मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स थे, जिससे रिलेटेड मालूमात मिस्टर गोल्डस्टीन ने हासिल की। आइए देखते हैं। The positive rays passes through the holes of the cathode, यानी हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कैथोड है जिसमें होल्स हुए हुए हैं, और वो जो भी पॉजिटिव चीज है जिसे हम प्रोटॉन कहेंगे बाद में, वो इन होल्स को पास आउट कर रही है और हमें यहाँ ग्लो नजर आ रहा है कैथोड के पीछे। अब सवाल ये है कि ये ग्लो क्यों पैदा हो रहा है, तो आइए देखते हैं। When they strike and cause the glow of tube, इंपॉर्टेंट नोट जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, रिमेंबर दैट पॉजिटिव रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। ये बात याद रखिएगा, ये रेडिएशंस एनोड से नहीं निकल रही थी और ना निकलती हैं। फिर क्या होता है, बट दे आर द रिजल्टेंट ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द रेजिडुअल गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब जो गैस पार्टिकल्स डिस्चार्ज ट्यूब में पाए जाते हैं, रेजिडुअल से मुराद बहुत ही कम मिकदार में, जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे होते हैं तो वो इन गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैंने रेड कलर से जो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है। जब ये स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड से निकलते हैं गैस के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जब उन्हें अपने साथ ले जाते हैं तो लेट सपोज हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये लिविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनोड की जानिब जा रहे हैं और एनोड से जाके टकराएंगे, और ये हमारे पास बचा एक पॉजिटिव पार्टिकल। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी या कर देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जिन्हें प्रोटॉन्स कहा गया है, जब उनकी डिस्कवरी हुई तो ये मालूमात हासिल की गई कि ये एनोड से नहीं निकलते, बल्कि ये उस रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स का रिजल्टेंट होते हैं जिससे कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं और उसे पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई या पॉजिटिव पार्टिकल्स अपना बदला लेने जाते हैं कैथोड पे, जिनसे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। जब ये पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड तो वो इन होल्स से पास होते हैं जिन्हें हम परफोरेशंस कहते हैं, और किसी भी इस तरह के पाथ को हम कैनाल भी कहते हैं, यानी एक चैनल जिससे कोई चीज पास आउट हो जाए। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जब उन कैनाल से ट्रांसफर होते हैं तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी दोबारा गैस में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये ग्लो नजर आता है कैथोड के पीछे, जो कि रेड कलर का ग्लो है, और जो कि ऑब्जर्व किया था मिस्टर गोल्डस्टीन ने भी और मिस्टर जे थॉमसन ने भी। तो पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं कि रिमेंबर दैट पॉजिटिव रेज आर नॉट इमिटेड बाय एनोड, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड से हुई तो पॉजिटिव रेज यानी जो प्रोटॉन्स हैं या जो कैनाल रेज हैं वो एनोड से निकलते हैं। वो एनोड से नहीं निकलते। वो फिर किस वजह से निकलते हैं? जो आपके पास स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करके उसे आयोनाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेस द गैस मॉलिक्यूल्स, और फिर ये गैस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स एनोड। Goldstein justified that atoms are electrically neutral. It means for each electron, there must be one equivalent positive charge to neutralize that electron, that is proton. और यही वजह थी कि मिस्टर गोल्डस्टीन ने भी इस चीज को कंक्लूड किया कि किसी भी एटम में अब ये प्रोबेबिलिटी पाई जा सकती है। हम हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की, जब मिस्टर गोल्डस्टीन ये प्रपोजल पेश कर रहे हैं, मिस्टर जे थॉमसन इसे कंक्लूड कर रहे हैं कि जनाब किसी भी एटम में अगर एटम फंडामेंटल अब नहीं है तो ये चांसेस हैं कि नेगेटिव चार्जेस पाए जाएं, और वो नेगेटिव चार्जेस इक्वल हों उन पॉजिटिव चार्जेस के, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उतने नंबर ही प्रोटॉन्स के हों, जिसकी वजह से एटम ओवरऑल क्या हो, न्यूट्रल। जहन में रखिएगा, इन डिस्कवरीज से अभी तक ये चीज़ वेरीफाई नहीं हुई थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हकीकत में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। इसका मतलब 19वीं सेंचुरी के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी में भी दो गिरोह बन चुके थे। एक वो जिनका मानना ये था कि मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल एटम ही है, और दूसरा वो गिरोह जो मॉडिफिकेशंस पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और उनका मानना ये था कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, जिसकी पहली दो बुनियादें रखी जा चुकी थीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी से। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोटॉन से रिलेटेड ये डिस्कवरी बहुत आसानी से समझ आई होगी। पर अभी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन को समझना बाकी है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो कुछ कुछ सिमिलर ही थी, पर चार्जेस ऑपोजिट थे। आइए देखते हैं। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, टूवर्ड्स कैथोड। और अगर हम इसमें एडिशन करना चाहें तो हम कह सकते हैं बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। They are deflected towards the negative plate when pass through an electric field, showing that they carry positive charge. जिस तरह इलेक्ट्रॉन को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में वो कैथोड रेज बेंट हो गई थी टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में, लेट्स सपोज ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, तो अगर हम यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करें तो ये कैनाल रेडिएशंस या पॉजिटिव पार्टिकल्स बेंट हो जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है।
They are deflected towards the negative plate when passed through an electric field, showing that they carry a positive charge or proving that they carry a positive charge. The charge to mass ratio is much smaller than that for electron. It varies according to the nature of gas in tube. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा था पोस्टुलेट्स में कि जनाब हमने गैसेस तब्दील कर दी, मटेरियल्स तब्दील कर दिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो सेम ही आ रहा था, पर प्रोटॉन के लिए ऐसा नहीं था। एक तो ये स्मॉलर था इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, उसकी वजह क्या थी कि दोनों का चार्ज तो सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, पर प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है, ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो समथिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय समथिंग हैवियर गिव यू अ स्मॉलर आंसर। क्योंकि प्रोटॉन का मास ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन इज हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से एक स्मॉलर आंसर आ रहा था चार्ज टू मास रेशियो का। ना सिर्फ स्मॉलर आंसर आ रहा था, बल्कि ये वैल्यू वेरिएट हो रही थी नेचर ऑफ गैस से, यानी जब हम गैसेस बदल रहे थे तो जो ग्लो था उसका कलर भी चेंज हो रहा था, कहीं ग्रीन कहीं पर्पल, जैसे यहाँ रेड था हमारे पास, और इसके साथ साथ जो वैल्यू थी चार्ज अपॉन मास की वो भी चेंज आ रही थी। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज, जिन्हें बाद में चल के प्रोटॉन्स कहा गया। आइए अब कुछ मजीद मालूमात हासिल करते हैं थर्ड एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन समझने से पहले रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के इसी कॉन्सेप्ट्स ने हमें ये हिंट दिया था कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी नेचर में एग्जिस्ट करता है। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच 20वीं सेंचुरी में मिस्टर रदरफोर्ड ने की थी, मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने हमें ये बताया था कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो कि न्यूक्लियस की डिकम्पोजिशन से बनती हैं। पर सबसे पहले फर्द जिन्होंने हमें ये बताया कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, वो थे मिस्टर हेनरी बैक्यूरेल, जिन्होंने पिच ब्लेंड, जो कि यूरेनियम का एक ऑक्साइड होता है, इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की थी। और मिस मैरी क्यूरी और मिस्टर पेरी क्यूरी ने भी हमें रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन समझाई। आइए देखते हैं रेडियो एक्टिविटी है क्या। द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, यानी खुद ब खुद किसी चीज का टूट जाना, किसका टूट जाना, ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियस का, विद द इमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस, जिसमें ना दिखने वाली शुआएं भी निकले, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अब सवाल ये है कि जो रेडिएशंस यानी शुआएं दिख नहीं रही हैं, उनका पता कैसे लगेगा कि वो निकल कहाँ से रही हैं और किधर जा रही हैं। तो इसके लिए मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक फ्लोरेसेंस शीट, जो कि ग्लो जनरेट करती है किसी स्ट्राइकिंग पार्टिकल का, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है, इसे अलाइन किया अपने इस एक्सपेरिमेंट में। तो मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने हमें सबसे पहले एक न्यूट्रल पार्टिकल का हिंट दिया रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, हिंट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली जिसमें से ये रेडिएशंस निकले, और उसे लेड बॉक्स में रख दिया। लेड बॉक्स में रखने की वजह यह है कि लेड वो मेटल है या लेड ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव रेजिस्टेंट है, यानी ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को अपोज करता है, उन्हें ट्रांसफर नहीं होने देता अपने अंदर से, और उनकी स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक को भी स्लो डाउन करता है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी सराउंडिंग में अलाइन कर दी। तो हम तो यहाँ पे एरोज आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीन एरो, ब्लैक एरो, ब्राउन एरो, पर वहाँ पे रेडिएशंस जाते हुए नहीं दिख रही होंगी, वहाँ पे फ्लोरेसेंस शीट पे स्पॉट्स आ रहे थे, यानी एक तरह का ग्लोइंग स्पॉट्स। तो देखा ये गया मिस्टर अर्नेस्ट रदरफोर्ड की जानिब से कि जो जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंस शीट थी
जब इस एक्सपेरिमेंट को बाकायदा प्रोसीड किया गया तो नेगेटिव टर्मिनल की जानिब फ्लोरेसेंस शीट पे कुछ स्पॉट्स नजर आए। क्योंकि वो स्पॉट्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंट हो रहे थे तो इसका मतलब उन पे क्या चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव। ये कंक्लूजन किया गया। और इसी तरह फ्लोरेसेंस शीट के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड भी कुछ स्पॉट्स नजर आए। इसका मतलब वो जो स्पॉट्स आ रहे हैं वो रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रहे हैं और वो किसकी वजह से हैं, डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हैं। तो इस रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट से दो बातें मालूम हुई। एक तो वेरिफिकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये चीज वेरीफाइड हो गई कि कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। पर आपको पता लगेगा कि बाद में चल के ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स से पार्टिकल्स निकल रहे थे, मालूम ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, उन जैसा चार्ज रखते हैं। इसका मतलब चार्ज की वेरिफिकेशन तो हो गई थी। बाद में चल के इन पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम रखा गया बीटा पार्टिकल्स। पर एक फिक्रमंदाना बात यह थी कि जैसे ही जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग की जा रही थी तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे तो फ्लोरेसेंस नजर आ रही थी, पर टेंशन देने वाली बात यह थी कि कुछ फ्लोरेसेंस एक न्यूट्रल पाथ पे भी नजर आ रही थी, यानी बिल्कुल सेंटर में। इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल भी एटम में या किसी सब्सटेंस में जिसे हम मैटर कहते हैं मौजूद है या इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में मौजूद है जो कि किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता। तो ये था हिंट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल जो कि है तो न्यूट्रॉन, पर इस रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट में इन्हें गामा पार्टिकल्स कहा जाता है या गामा रेडिएशंस। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी से हमें दो कंक्लूजन्स मिले। एक, हिंट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल, दूसरा वेरिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल्स बाद में चल के एक्सप्लेन किए गए वो तीन तरह के थे। अल्फा पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें अब हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, यानी हीलियम के न्यूक्लियस। ये बात याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं तो आप कहेंगे हीलियम न्यूक्लियाई, जिन पे 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 2 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 और मास नंबर 4 होता है। बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और गामा पार्टिकल्स नॉट गामा पार्टिकल्स बल्कि इन्हें अच्छे अल्फाजों में गामा रेडिएशंस कहते हैं। हम रेडिएशंस और पार्टिकल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम
आपको आगे चल के समझाएंगे इस चैप्टर में, ये अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी रखते हैं जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं। तो अब हमारे पास ये बात तो हमें समझ आ गई कि रेडियो एक्टिविटी ने हमें न्यूट्रल पार्टिकल से रिलेटेड हिंट दिया, पर वो न्यूट्रल पार्टिकल की जो डिस्कवरी थी वो 1932 में मिस्टर जेम्स चैडविक ने की, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और पार्टिकल पता लगा जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से। अब रेडियो एक्टिविटी तो हमें पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियाई का टूट जाना, जिससे ना दिखने वाली रेडिएशंस निकले, इनविजिबल रेडिएशंस निकले। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होगी कि हम कुछ ऐसे फास्ट मूविंग पार्टिकल्स या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स यूज करें जिसे एक स्टेबल न्यूक्लियस पे किसी भी एटम के स्ट्राइक करवा दें और जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस टूट जाए। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी द स्ट्राइकिंग ऑफ fast moving particles on a stable nuclei of any element. As a result of which the disintegration of nuclei occurs the disintegration of nuclei occurs with the emission of invisible radiation is called artificial radioactivity. अब ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, मिस्टर जेम्स चैडविक ने इसी चीज का फायदा उठाया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय मिस्टर जेम्स चैडविक। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया पोलोनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पीओ पोलोनियम, जो कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी फॉलो अप करता है, यानी इसके अंदर से खुद ब खुद अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती हैं। तो पोलोनियम कन्वर्ट होता है लेड में और इसमें से इमर्ज होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो इन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट of fast moving alpha particles was applied on
stable beryllium atoms by Mr. James Chadwick. इन्होंने इन्हीं फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया और बेरिलियम के स्टेबल एटम्स पे अटैक करवाया। तो अगर मैं आपको ये इक्वेशन समझाता चलूं तो इतनी आसानी से कवर अप होगी कि अगर हम एटॉमिक नंबर्स को ऐड करना चाहें, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो रही है, ये हमारे पास बेरिलियम का एटम है, तो इधर 2 + 4 आंसर आएगा 6 एंड 4 + 9 हमारे पास आंसर आना चाहिए 13, पर हमारे पास आंसर आ रहा था 12। इसका मतलब यहाँ कार्बन बन रहा था। इसका मतलब कोई एक यूनिट मास विदाउट एनी एटॉमिक नंबर प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको प्रोजेक्ट किया गया दोबारा फ्लोरेसेंस शीट पे, यानी ग्लोइंग शीट पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कार्बन 6 और ये जो पार्टिकल्स बन रहे थे, इनके स्पॉट्स भी बिल्कुल बीचों बीच बने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, और बाद में चल के इनका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो इस तरह आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसमें मिस्टर जेम्स चैडविक ने पोलोनियम को एज अ नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स यूज करते हुए अल्फा पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट किए और उन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा दी, स्ट्राइकिंग कराई दी बेरिलियम के एटम्स पे, जिससे हमें कार्बन मिला और एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत सादा सी हैं। They are neutral particle, it means they have no charge. Their mass is almost similar to that of प्रोटॉन। इसका मतलब ये भी अराउंड 1836 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। बट न्यूट्रॉन्स आर बिट मच हैवियर देन प्रोटॉन्स, थोड़ा से हैवी होते हैं लेकिन हम उन्हें इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन से रिलेटेड, एंड दे आर ऑल्सो penetrating than other subatomic particles. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड ये डिस्कवरीज आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अब तक चैप्टर नंबर 2 में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ चुके हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी और रेडियो एक्टिविटी की मदद से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी वाइंड अप कर ली है। मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में। Until then, keep understanding and exploring chemistry.